वेलकम डियर स्टूडेंट्स वन मोर टाइम। जैसे कि आपको पता है एमबीए सेकंड सेमेस्टर का हम ये टॉपिक ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी इसमें, नेट इनकम अप्रोच। आज के केस में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट है डन। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमें ये कह रहा था कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, सारा इक्विटी ले लो या 50-50 आप डेट इक्विटी ले लो, स्टिल आपका जो ये होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सेम रहेगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी आपका हमेशा सेम ही रहेगा। लेट्स गो थ्रू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ऐसी चीज़ होती है कि नहीं होती है। Let's the questions already given in the question board. Z Limited expects EBIT of 2 lakh. आपका जो EBIT है वो already आपका given है यहाँ पे, EBIT is 2 lakh. उसके बाद it has 5 lakh outstanding debt. आपका जो debt है वो है आपका 10% debt. Debt is your 5 lakh. और इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर 10%, so it becomes 50,000. 50,000 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। इफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को हम डिनोट करते हैं के नॉट से, वो है 12.5%। 12.5%। व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट? आपको वी निकालना है और आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसके बाद और दो चीजें कह रहा है, उसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज जो हमें निकालना है, एक तो वी निकालना है, उसके साथ साथ हमें के वी निकालना है। सो वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगा? सो वी नो जो वी है ये बराबर होता है EBIT डिवाइड बाई के नॉट। EBIT आपका देखिए 2 लाख 100,000 10,000 लाख डिवाइड करेंगे के नॉट 12.5, so 12.5 into 100, the amount becomes 16 lakhs. So value of firm आपका आ गया 16 lakhs. इसके बाद कह रहा है आप हमें KE निकाल के दे दो। अब KE निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वो होती है EBIT माइनस करेंगे I रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट, V माइनस D। V आपका हो गया वैल्यू ऑफ फर्म, D हो गया आपका डेट ऑलरेडी गिवन है। EBIT आपका है 2 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा, इंटरेस्ट है 50,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म गिवन नहीं था, मैंने निकाल के लिए 16 lakhs माइनस D डेट आपका 5 lakhs। So 2 lakh minus 50, it becomes 150. 16 minus 5, it becomes 11 lakhs. So 1,50,000 divided by 11 into, अगर आप चाहो तो आप उसको 100 भी कर सकते हो। So it becomes 13.64%. So this is how you have to calculate वैल्यू ऑफ फर्म। वो तो ऑलरेडी मैंने निकाला EBIT डिवाइड बाई के नॉट। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है, तो 13.64% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब इसके अलावा हमारा दूसरा पोर्शन है इसमें, वो दूसरा पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। आप हमें बताओ वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर The firm increases debt from 5 lakh to 7,50,000। पहले केस में हमारा डेट जो था वो था 5 लाख। अब 5 लाख की जगह आपका डेट कितना होगा? 7,50,000 and uses the proceeds of the debt to repurchase equity shares। इसके साथ साथ the firm reduces debt। दूसरे केस में आपका जो डेट है वो रिड्यूस आप कर रहे हो। रिड्यूस क्या कर रहे हो? 5 लाख की जगह अब आपको डेट जो लेना है 2,50,000, बाकी 2,50,000 आप कहाँ से लाओगे? उसके बदले आपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया, तो वो हम इसमें यहाँ पे निकालेंगे। तो पहला केस आपको समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब हम डेट दूसरे केस में 5 लाख की जगह क्या ले रहे हैं? 7,50,000, और 7,50,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा केस, फिर तीसरा केस। तो पहला पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब हम दूसरे केस में आ जाएंगे।
एबिट फिर से वही है, अब यहाँ पे एबिट सेम रहेगा, अब डेट यहाँ पे 5 लाख की जगह होगा 7,50,000। अब 7,50,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटू 10/100, तो ये 75,000 आएगा। के नॉट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा रहेगा सेम ही, उसके साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो एबिट 2 लाख है, डिवाइड बाई के नॉट वो तो सेम ही रहेगा। सो एनी सर्कमस्टेंसेस में जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल मिक्स होगा, आपका वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा क्या रहेगा सेम, क्योंकि एबिट डिवाइड बाई के नॉट वो में खाली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा। एबिट 2 लाख माइनस इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट है 75,000, तो कभी खाना था 50, अब है 75,000 डिवाइड पे करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म में 16 लाख माइनस, अब यहाँ पे आपका डेट का वैल्यू है 7,50,000, 7,50,000, वो 2 लाख माइनस 75, इट बिकम्स 1,25,000 डिवाइड पे 16 माइनस 7,50, तो ये चेंज होगा आपका 16 माइनस 7,00,000, इट बिकम्स 8,50,000, 8,00,000। सो 1,25,000 डिवाइड बाई 8,50,000 इंटू करेंगे 100, 14.7%, अभी था 14.7%। See, the more you raise the debt, more will be the value of equity shares. यहाँ से हमें पता चला, पहले में 5 लाख की डेट था और 13.75 समथिंग लाइक दैट आया था आपका 13.64। यहाँ पे आपने डेट रेज किया है 7.5 लाख, आपका इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका एनहांस हो रहा है 14.7%, बिकॉज क्योंकि जब आप ज्यादा डेट रेज करते हो पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता है, दैट्स व्हाई दे आर एनहांसिंग, और उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था दूसरा केस, केस सेकंड। अब आ जाएंगे केस थर्ड पे। द फर्म रिड्यूसेस डेट ऑफ ₹2,50,000। अब आपका डेट क्या होगा, एबिट तब भी वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे जो डेट है वो 2,50,000 होगा, इंटरेस्ट 2,50,000 के ऊपर ही होगा, तो वो अगर 25,000, क्योंकि डेट की रेट है 20% ही। के नॉट वैसे होगा, एबिट इस वैल्यू ऑफ फर्म इसमें भी आपका सेम ही रहेगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका चेंज होगा, एबिट 2 लाख है, इंटरेस्ट इस बार इंटरेस्ट है 75 की जगह 25, वैल्यू ऑफ फर्म 16 लाख से माइनस इस बार जो डेट है वो 2,50,000 है, 2,50,000। So 2 lakh minus 25, it becomes 1,75,000 divided by 16 lakh minus 2,50,000, it becomes 13,50,000। So इस बार चेंज होगा 13,50,000 इंटू करेंगे 100, so 12.96, 12.96। अब यहाँ से हमें क्लियर तरीके से पता चला कि जब आपका डेट था 5 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म आपका निकला 16 लाख और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका निकला 13.64%। दूसरे केस में आपका जो ये था डेट, दूसरे केस में आपका जो डेट था वो था आपने 7,50,000, वैल्यू आपका वहां पे भी निकला 16 लाख और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका उसमें निकला था ज्यादा 14.7%। तीसरा केस में आपने डेट लिया 2,50,000, वैल्यू ऑफ फर्म वहां पे भी 16 लाख निकला, whatever the mixture, value of firm does not change and overall cost of capital भी आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हमने यहाँ पे भी 12.5% लिया, पहले केस में भी, दूसरे केस में भी, तीसरे केस, खाली कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म और के नॉट, कॉस्ट ऑफ डेट आपका हमेशा सेम ही रहेगा 12.5%, 12.5 इसमें भी हमने लिया, कॉस्ट ऑफ डेट 12.5%, वो हमेशा यहाँ पे भी मानिए हर एक केस में कॉस्ट ऑफ डेट भी सेम रहेगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहेगा, बट व्हाट चेंजेस दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ डेट भी यहाँ पे 12.5%, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें निकला आपका 12.96। क्लियर, हमें पता चल रहा है when you raise the debt 5 lakh, your cost of equity, value of firm and cost of debt remain, value of firm and overall cost of firm remain same, but cost of equity is 13.64. When you raise more debt, value of firm and overall cost of capital remain same, but cost of equity enhance because risk factor involved हो गया। When you decrease the debt from 5 lakh to, पहले गया था 5 lakh to 7,50,000, फिर 7,50,000 to कहाँ पे आ गया 2,50,000, वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म जो रहेगा सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्या जाएगा, कम चला जाएगा. The lesser you raise the debt, lesser will be the risk factor for equity shareholders. So this is the total concept of नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया. इससे पहले हमने नेट इनकम अप्रोच यूज किया था. वहां पे कह रहा था इनिशियली इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, लेकिन इस अप्रोच में कह रहा है कि भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म हर एक केस में सेम रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहेगा, डिस्पाइट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा चेंज होगा. इंक्रीज द डेट, there will be the increase in the cost of equity. Decrease the debt, there will be the decrease in the cost of equity. Thank you so much. आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. और भी क्वेरी होगी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. मैं उसको जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.